अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट देख रहे हैं। इसके अंदर जो आपका एक तो इम्पॉर्टेंट वाली बात करें और दूसरा अपीलेबल ऑर्डर्स की बात करें तो ये दोनों चीज़ें आपस में रिलेट ही कर जाती हैं एटमोस्ट, कि जो इम्पॉर्टेंट हैं वही होंगे तो उनकी अपील्स होती हैं, या फिर इसकी एग्जीक्यूशन कहाँ होती है, कैसे होती है गार्डियन एंड वार्ड एक्ट की, तो वो सारी चीज़ें जो है वो हमने देखनी है आज। तो एक तो हम सेक्शन 47 पढ़ेंगे और साथ में ये 7 से 45 तक जो जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं इनकी अपील कब और कहाँ होगी। अब देखिए, इसके अंदर एक तो आपको 4A सेक्शन है, 4 का सब सेक्शन 5 है, सेक्शन 9 है। ये जुरिस्डिक्शन की बातें करते हैं। तो जुरिस्डिक्शन में ये आता है कि कौन गार्डियन कोर्ट है। तो गार्डियन कोर्ट उसने कहा वो होता है जो शख्स कहाँ जिसको हाई कोर्ट या खुद या हाई कोर्ट किसी डिस्ट्रिक्ट जज को या किसी सिविल जज को फर्स्ट क्लास को गार्डियन जज की पावर दे सकता है। तो जैसे सेक्शन 25 है आपका, कौन सा 25A गालबन नहीं 25 सेक्शन 25 है फैमिली कोर्ट एक्ट का, तो वो भी कह रहा है कि जो फैमिली कोर्ट है उसको भी गार्डियन की क्या दी जा सकती हैं, पावर्स दी जा सकती हैं, ताकि वो क्या कर सके, गार्डियन सुन सके। तो अगर तो वो फैमिली कोर्ट इन द रैंक ऑफ क्या है, सिविल जज फर्स्ट क्लास है, तो देन तो उसकी अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगी, ये याद रखिए, डिस्ट्रिक्ट जज में जाएगी। लेकिन अगर वो डिस्ट्रिक्ट जज है तो फिर उसकी अपील हाई कोर्ट में जाएगी। ये याद रखिए कि अपील का वही बातें सारी, वही 30 डेज इसकी अपील का टाइम है। अब हमने ये देखना है कि ये जो सेक्शंस हैं 47 के अंदर, उन एक तो वो सेक्शंस हैं कौन से, फिर उनकी अपील कैसी सूरत में है, क्योंकि इसके अंदर डिग्री तो पास नहीं होती। अब आपको पता होगा कि ऑर्डर और डिक्री में क्या फ़र्क है। ऑर्डर होता है और दूसरा डिक्री होता है। ऑर्डर और डिक्री में क्या फ़र्क है ये सारे जानते हैं। ऑर्डर फाइनल एडजुडिकेशन होती है, ऑर्डर भी वही होता है, लेकिन इसके अंदर डिक्री शीट मुरतब होती है। क्या होती है? डिक्री शीट बनती है, क्योंकि आपने पढ़ा है फैमिली लॉ के अंदर, फैमिली कोर्ट एक्ट सेक्शन 17 कहता है CPC अप्लाई नहीं होता किस पे, फैमिली को सूट्स पे। और ये गार्डियन भी, गार्डियनशिप भी, ये क्या है, एक फैमिली सूट है। ऑल दो कि इसका एक्ट अलग से है, बट आप अगर वो मैंने सारे सूट्स बताए हैं अभी लास्ट टाइम कि कौन कौन से ऐसे सूट्स हैं, वो मैं अगेन बनाऊंगा इंशाल्लाह उस पर भी। वो कुछ लोग कंप्लेंट कर रहे थे कि आवाज़ क्लियर नहीं है, तो इंशाल्लाह वो उसको हम अगेन देख लेंगे। खैर, हम ये देख रहे हैं कि आज कौन से, अब ऑर्डर और डिक्री में डिक्री मुरतब होती है डिक्री शीट, उसके अंदर फाइनल एडजुडिकेशन के अंदर वो एक जजमेंट देता है और एक जजमेंट से डिक्री को अखज़ करते हैं। ठीक है, जजमेंट से जजमेंट पूरी देकर आपने फैसला क्या किया, एडजुडिकेट क्या किया, वो देते हैं डिक्री में। बट ऑर्डर एक ऑर्डर होता है, इसमें डिक्री शीट मुकत्तब नहीं होती। ये ऑर्डर जो है डिक्लेयरिंग गार्डियन, अपॉइंटिंग गार्डियन इज आ ऑर्डर शीट, इज आ ऑर्डर, नॉट अ जजमेंट, नॉट अ डिक्री, दैट इज अ ऑर्डर। और क्योंकि ये ऑर्डर है तो ये अपीलेबल हैं, क्योंकि CPC अप्लाई नहीं होनी। CPC अप्लाई होती तो आप 104 में जाते सेक्शन में, या ऑर्डर 43 में जाते रूल 1 में। लेकिन ये है आपका, इसके अंदर ही बता दिया उसने, क्या बताया, और सेक्शन 47 के अंदर कि कौन से ऑर्डर्स अपीलेबल हैं। तो उनकी तरफ अब हम जा रहे हैं। तो ये ऑर्डर हैं और यही इंपॉर्टेंट हैं पूरे CPC के अंदर, याद रखिएगा, गार्डियन एंड वार्ड के अंदर। तो वो क्या कहते हैं, सेक्शन 7। तो सेक्शन 7 के बारे में सारे जानते हैं, मैंने इस पर एग्जॉस्टिव लेक्चर भी बना दिया कि सेक्शन 7 है एप्लीकेशन किस चीज़ की, अपॉइंटिंग और डिक्लेयरिंग। इसके अलावा सर वो है कि अगर ऑलरेडी डिक्लेयर किया होगा या अपॉइंट किया होगा तो उसको कोर्ट रिमूव नहीं कर सकती। जी शाबाश। तो ये है आपका क्या,
गार्डियन को जो है पावर ऑफ कोर्ट टू मेक ऑर्डर टू ऑफ द क्या ऑर्डर किस चीज़ के लिए क्या करना, अपॉइंटिंग। जी शाबाश। और या अगर किसी विल या इंस्ट्रूमेंट या अदरवाइज किसी अनदर कोर्ट ने उसको डिक्लेयर कर दिया है तो उसको रिमूव किया। शाबाश। अब वो एप्लीकेशन आपने दी और कोर्ट ने क्या कर दी, रिफ्यूज कर दी। जब ये एप्लीकेशन आपकी रिफ्यूज होती है, जब एप्लीकेशन क्या होती है, रिफ्यूज होती है। अब ये याद रखिएगा एक्सेप्टिंग पे नहीं है, ये दोनों बातें अलग है। अगर एक्सेप्ट हुई है तो फिर सेक्शन 7 नहीं अप्लाई होना, मतलब सेक्शन 47 अपीलेबल ऑर्डर नहीं होगा, ये याद रखिए। रिफ्यूज हुई है, क्या हुई है, अपॉइंटिंग या डिक्लेयरिंग नहीं, तीनों चीज़ें, सॉरी उसने तीनों ही दे दिए इसमें, अपॉइंटिंग आर डिक्लेयरिंग आर रिफ्यूजिंग, अपॉइंट कर दिया, डिक्लेयर कर दिया या रिफ्यूज कर दिया, तीनों सूरतों में ये अपीलेबल ऑर्डर है। ठीक है, अपॉइंटिंग यानी अगर आप अपॉइंटिंग से एग्रीव्ड है, हाँ, डिक्लेयरिंग से एग्रीव्ड है, नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली डिक्लेयर नहीं होना चाहिए था, डेफिनेटली, या उसने अदरवाइज एंटरटेन करने से ही रिफ्यूज कर दिया, तो फिर ऐसी तीनों सूरतों में ये अपीलेबल है। ठीक है, यहां तक समझ आई। अब सेक्शन 9 आपको पता है जैसे कि ज्यूरिसडिक्शन है। अब ज्यूरिसडिक्शन में आपने देखा है या तो जहाँ पे बच्चा रिजाइड करता है, जहाँ प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे वो जहाँ पे ऑर्डिनरीली रिजाइड करता है, जहाँ पे उसने कहा इस लॉ में के अंदर भी जो बच्चा है ऑर्डिनरीली जहाँ भी रिजाइड करता है वहाँ दावा दायर कर सकता है, दोनों प्रॉपर्टी के लिए भी और वार्ड के लिए, माइनर के लिए भी। वहाँ पे दावा क्या हो सकता है, दायर हो सकता है थ्रू गार्डियन। ठीक है, अब डी जोरे और मैंने जो गार्डियन एड लिटम बता दिया। ठीक है, हाँ, और गार्डियन एड लिटम है फॉर लिटिगेशन जो है। ठीक है, तो वो हो सकता है। अब ये जो उसकी एप्लीकेशन है, अब इसके अंदर याद रखें कि सेक्शन 9 के अंदर जो सुपरवाइजो थर्ड है, ये सब सेक्शन उसका 3 है, 9 का सब सेक्शन 3, उसके अंदर कहता है जो ऑर्डिनरीली रहता है वहाँ पे वो अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए भी, या प्रॉपर्टी के लिए क्या कर सकता है, दावा दायर कर सकता है। लेकिन यहाँ पे कोर्ट के पास क्या है, डिस्क्रिशन है। अब मे का वर्ड यूज़ किया है, अब डिस्क्रिशन में मे है, शैल भी है। अब शैल होता तो देन तो मैंडेटरी था कि रिटर्न करनी है, लेकिन मे है, वो एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। तो ये सेक्शन 9 में अगर तो रिजेक्ट हो गई, अगर तो उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, तो ऐसी सूरत में वो क्या कर सकता है, वो मेकिंग 25 में दोनों सूरतों में एप्लीकेशन दी है तो कोई कहता है जनाब ये यहाँ पे नहीं थी, तो वो बंदा अपील कर सकता है, या रिजेक्ट हो जाती है, एप्लीकेशन रिटर्न हो जाती है, तो दोनों सूरतों में ये ऑर्डर क्या है, अपीलेबल है। ठीक है, अगली बात है 25, जो मशहूर ज़माना, हम सेक्शन 7, 12 और 25, 12 के अंदर। अब 12 की बात आए, अब आप ही बताएंगे। अब सारे अक्सर मेरे से पूछते हैं बच्चे कि कौन से अपीलेबल, सेक्शन 12 अपीलेबल ऑर्डर है? जब इसमें नहीं है तो अपीलेबल नहीं है, देन वो रिवाइजेबल है, देन वो रिवाइजेबल है, या उसके रिट हो सकती है, लेकिन रिवाइजेबल है, क्योंकि अपीलेबल नहीं तो रिवीजन हो सकती है। ठीक है, तो क्योंकि 12 यहाँ पे मौजूद नहीं है। अब 25 है, जब टाइटल डिक्लेयर कर देती कोर्ट, परमानेंट जिसको हम कहते हैं कि कस्टडी मुझे दे दी जाए। 12 तो टेम्परेरी थी ना, इंटरलोकेटरी थी ना। अब यहाँ पे हम, अब देखो सेक्शन 17 में वेलफेयर ऑफ माइनर है, वो सारी बातें तो कोर्ट ने ऑब्जर्व करनी है ना। सेक्शन 10 भी ऑब्जर्व करना है, सेक्शन 7 भी, 8 भी, वो सारी चीज़ें बताई। 8, 7 हमने देख लिया, 8 के अंदर फॉर्म क्या है, तरीक़ाकार क्या है, 10 में और 11 में उसको समन्स करने, नोटिस करने, वो सारी चीज़ें। 12 में फिर वो आ जाता है, 13 में, 14 में एविडेंस आ जाती है। ठीक है, वो सारी चीज़ें देखने के बाद अब हम 25 पे आ गए हैं। अब 25 क्या है कि टाइटल ऑफ गार्डियन टू कस्टडी ऑफ वार्ड, एक वार्ड की कस्टडी गार्डियन को डिक्लेयर, ये बंदा क्या हो गया, डिक्लेयर हो गया क्या, गार्डियन। इसमें ये नहीं है कि अगर उसकी
जो वार्ड है ना वो गार्डियन की कस्टडी से यानी कि दोबारा उसको उसकी कस्टडी में लाना है, वो वहाँ से रिमूव हो गया। नहीं उसमें देखिए, नहीं ये भी है ना कि सेक्शन 25 के लिए हम परमानेंट गार्डियनशिप के लिए जाते हैं ना, उसमें पार है उसके पास कि अगर उसने रिमूव किया, उसने उसके पास नहीं है तो वो उसको बुलवा सकता है। सेक्शन 100 के तहत उसके पास पार है। सेक्शन 100 किसका कि वो उसको 100 किसका CRPC का, ठीक है। तो उसके तहत उसको बुलवा सकते हो, कह रहा है जिसके पास है इसी के पास रहने दो, लेकिन फाइनल एड्यूडिकेट करके उसको कस्टडी दे दी जाती है। वो तो 12 तो टेम्परेरी था ना, तो परमानेंट भी तो डिक्लेयर करना है ना, तो वो सेक्शन 25 है। आप इसके अंदर देखेंगे वो कह रहा है ना, इफ अ वार्ड लीव्स आर रिमूव फ्रॉम कस्टडी ऑफ गार्डियन ऑफ हिज पर्सन, द कोर्ट इफ इट इज ओपिनियन दैट इट विल बी द वेलफेयर ऑफ द वार्ड to return the custody of his guardian may make an order for his return, and for purpose of enforcing the order he may cause the ward to be arrested and to be delivered into the custody of guardian। ठीक है, आप कहते हैं कि जनाब इसने मेरे से छीन के वो ले गए हैं, फलां कर गए हैं, मुझे दे दिया जाए, क्योंकि जो गार्डियन है उसी को। और फॉर द पर्पज ऑफ दिस वो क्या कर सकता। नंबर 3, द रेजिडेंस ऑफ वार्ड अगेंस्ट द विल ऑफ हिज गार्डियन विद द पर्सन हु इज नॉट हिज गार्डियन does not of itself terminate the guardianship। अब ये याद रखिएगा, उसने कहा कि गार्डियन ये है, अब वो कहता है, बच्चा कहता है कि जनाब मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता। कहता है ना रेजिडेंस ऑफ वार्ड अगेंस्ट द विल ऑफ हिज गार्डियन, उसके गार्डियन की विल के अगेंस्ट रेजिडेंस है विद द पर्सन हु इज नॉट हिज गार्डियन, यानी वार्ड खुद ही किसी और के पास हाँ रहना शुरू कर देता है हाँ और अपने गार्डियन को कहता है कि मैं इसके साथ हाँ, डज नॉट इटसेल्फ टर्मिनेट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गार्डियनशिप खत्म होगी, यानी कि जो गार्डियन कोर्ट ने अपॉइंट किया वो गार्डियन है वही है, हाँ वो वहीं रहेगी। ठीक है, चाहे बच्चा नहीं उसके पास रहना चाहता तो फिर यही होगा कि वो जाके, अभी आगे हम रिमूवल और डिस्चार्ज की तरफ जाएंगे या सीजेशन की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमने जब वेलफेयर ऑफ माइनर देखी है ना, सेक्शन कौन सा है वेलफेयर के लिए 17 के अंदर नॉट जी, तो वो ऐसी सूरत हाल है। ठीक है, तो ये सेक्शन 25 है। अब 26 के अंदर देखिए रिमूवल ऑफ वार्ड फ्रॉम जुरिस्डिक्शन। वो कहता है यार बच्चे को मैंने लेके जाना है कहीं पे बाहर, गार्डियन कहता है, ठीक है, और जा गार्डियन ने रोका हुआ है और वो ले जाता है। दोनों सूत्रों में क्या कहता है, अ गार्डियन ऑफ पर्सन अपॉइंटेड डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट अनलेस ही इज द कलेक्टर ऑफ फलाना फलाना, वो कलेक्टर की बात है, विदाउट द लीव ऑफ कोर्ट by which he was appointed declared, remove the ward from limits of its jurisdiction except by purpose of prescribed, जो लिखे होते हैं उन पर्पजेज के लिए ले जाना चाहे तो वो तो उसको अलाउड है ना। The leave granted by court under subsection 1 may be special or general and may be defined by the order of granting it। लीव दी जाती है, अब वो लीव रिफ्यूज कर देता है कोर्ट, लीव नहीं देता, तो ऐसी सूरत में ये क्या है, अपीलेबल है। क्या है, यानी कि सर जो प्रेस्क्राइब्ड होंगी, यानी जहाँ जहाँ वार्ड जा सकता है वो गार्डियन ले जा, जैसे स्कूल वगैरह। हाँ, तो अब वो अगर उससे इजाज़त नहीं भी प्रेस्क्राइब तो वो लीव मांग रहा है उससे, हमने लेके जाना है होता है, तो मैंने ये मतलब इसकी अम्मा या इसकी ताई या चाची या कोई भी, ये मुल्तान रहती है या इस्लामाबाद रहती है तो या कहीं और रहती है, तो इनको ले जाने की इजाज़त दी जाए, वो रिफ्यूज़ कर देता है इस एप्लीकेशन, तो फिर उसकी क्या हो सकती है, अपील। तो ये 26 में है। अब 28 और 29 क्या है, ठीक है। अब 27 के अंदर देखिए ड्यूटीज़ क्या हैं, ड्यूटीज़ में प्रोटेक्शन है, ठीक है। 28 क्या है कि ये पावर ऑफ टेस्टामेंट्री गार्डियन क्या है। अब देखिए मैंने कहा था गार्डियन टेस्टामेंट्री भी होता है, ठीक है, तो उसने पीछे भी साथ में क्लियर कह दिया कि जो टेस्टामेंट्री गार्डियन है वो गार्डियन अगर अपॉइंट है तो कोर्ट इंटरफेयर उसको नहीं करेगी तब तक जब तक आप उसको रिमूव ना करवा लें, तब तक ना वो अपॉइंट करेगी ना डिक्लेयर करेगी। टेस्टामेंट्री क्या होता है, बाय विल, वो गार्डियन जो बाय विल आपका अपॉइंट किया जाता है वो टेस्टामेंट्री गार्डियन होता है। अब इसके पार क्या है, कहता गार्डियन हैज बीन अपॉइंटेड बाय विल और अदर इंस्ट्रूमेंट हिज पावर टू मॉर्टगेज और चार्ज क्या
अब ये गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी की बात हो रही है, वो क्या कर सकता है, जो टेस्टामेंट्री गार्डियन है वो मॉर्टगेज भी कर सकता है, उसको चार्ज भी कर सकता है, ट्रांसफ़र बाय सेल मतलब चार्ज है, किसी जगह पे उसको पैसा ले सकता है, उस पे किसी जगह पे वो कुछ भी टैक्सेस हैं जी रेंट पे भी दे सकता है। ये बात नीचे लिखा आ रहा है, ट्रांसफ़र बाय सेल, या सेल कर सकता है, गिफ्ट कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, और अदरवाइज इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू हिज वार्ड इज सब्जेक्ट टू एनी रिस्ट्रिक्शन बाय विच इम्पोज बाय द इंस्ट्रूमेंट। वो जो इंस्ट्रूमेंट के अंदर लिखी उन रिस्ट्रिक्शन के मुताबिक, उसने अगर इंस्ट्रूमेंट में लिखा हुआ हो पावर ऑफ उसके अंदर विल के अंदर विल पावर विल के जरिए या पावर ऑफ अटर्नी सपोज अदर इंस्ट्रूमेंट उसके अंदर वो भी आ जाता है ना, उसने लिखा है कि ये बेच नहीं सकता, तो फिर वो रिस्ट्रिक्शन बेच नहीं सकता, यानी सब्जेक्ट टू ऑल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज जी प्रेस्क्राइब दैट इंस्ट्रूमेंट बाय दैट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, unless he has under his act been declared guardian and the court has made the declaration permit him by an order in writing, या कोर्ट कर दे notwithstanding the restriction, बावजूद के restrictions हैं to dispose of any immovable property specified in order in the manner permitted by court। ठीक है, कोर्ट अगर रिस्ट्रिक्शन हैं भी तो कोर्ट कहता है सेल कर दो तो वो सेल कर सकता है, ऐसी सूरत में एक्सचेंज कर सकता है। अब ऐसी सूरत है तो सेक्शन 28 क्या है, कहता है अगर परमिशन रिफ्यूज कर देती कोर्ट, यानी कि विल के ऊपर है कि आप सेल कर सकते हैं, हाँ, और फिर भी उससे कोर्ट की परमिशन की जरूरत डेफिनेटली वो कह रहा है कि उधर लिखा हुआ आप सेल नहीं कर सकते, तो आप सेल करना चाहते हैं, डेफिनेटली ये भी देखा जाता है ना, सेल में क्यों करना चाहता हूँ कि बच्चा है, छोटा था, एजुकेशन का पर्पस है, व्हाटएवर जो भी पर्पस है उसके फूड के लिए, उसकी अच्छी सेहत के लिए, उसकी अच्छी हायर एजुकेशन के लिए, वो उसको कुछ भी हो सकता है ना, या प्रॉपर्टी वहाँ पे डिवैल्यू हो रही है तो बेचनी है, व्हाटएवर कोई भी पर्पस है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में अगर वो लीव रिफ्यूज़ हो जाती है, रिमूवल ऑफ नहीं सॉरी रिफ्यूजिंग परमिशन टू द गार्डियन टू डू एन एक्ट, तो ऐसी सूरत में ये सेक्शन 28 क्या है, अपीलेबल। अब 29 है कि कुछ पास लिमिटेशन लगाई होती है कोर्ट ने, जैसे बेचने की लिमिटेशन है कि बेच नहीं सकता। ठीक है, तो ऐसी सूरत में ये वो कह रहा है, यही है ना कि ऊपर तो इंस्ट्रूमेंट वाली बात थी, विल वाली, नीचे कोर्ट वाले गार्डियन है जो डिक्लेयर या पॉइंट है, बात तो वहीं पे है, ये दोनों एक ही बात होगी। तो ये कोई ऐसा काम करता है, बेचने की दरख्वास्त देता है और वो रिफ्यूज़ कोर्ट तो कर देती है, तो ऐसी सूरत में भी क्या होगा, अपीलेबल ऑर्डर है। 32 है वेरिएशन ऑफ पास बाय गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी, जो पॉइंट डिक्लेयर किया है वो जो कोर्ट ने कहा था उसको वेरिएट करता है, उसको चेंज कर लेता है, उसमें रद्दो बदल करता है, क्या करता है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में देखें ना, वेयर अ गार्डियन 32 पढ़ रहे हैं, वेयर अ गार्डियन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ वार्ड हैज़ बीन अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट एंड सच गार्डियन इज नॉट द कलेक्टर। कलेक्टर को और बातें, कलेक्टर के लिए ये बातें नहीं है जी। द कोर्ट में फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय ऑर्डर डिफाइंड रिस्ट्रिक्ट, किसी भी वक्त उसकी ऑर्डर को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, डिफाइन कर सकता है, उसको एक्सटेंड कर सकता है कि तो अब आज से तुम ये कर सकते हो, आज से तुम ये कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो इस चीज़ से वो शख्स क्या है, एग्रीव्ड है, तो वो क्या कर सकता है, डिफाइनिंग रिस्ट्रिक्शन एक्सपेंडिंग पावर। जो प्रॉपर्टी का गार्डियन होगा, हाँ, उसकी जो गार्डियनशिप है, ये जो डिफाइनिंग या रिस्ट्रिक्शन या एक्सपेंडिंग पावर को, हाँ, तो फिर ऐसी सूरत में एग्रीव्ड है तो वो क्या कर सकता है, वो अपील में जा सकता है। 39 आपने पढ़ा हुआ है, रिमूवल ऑफ गार्डियन। रिमूवल के बहुत सारे ग्राउंड्स दिए हुए हैं, जैसा कि उसने कहा कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन इंटरेस्टेड, ठीक है, और इट्स ओन मोशन, सो मोटो भी कर सकता है, रिमूव अ गार्डियन अपॉइंटेड डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट और अ गार्डियन अपॉइंटेड बाय विल। अब ये देखिए यहाँ पे विल और इंस्ट्रूमेंट के जरिए भी जो लुआ है उसको भी क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है। ग्राउंड्स क्या है, पहला फॉर अब्यूज ऑफ हिज ट्रस्ट, किसका, अपना ट्रस्ट नहीं, अपना ट्रस्ट मतलब किसका, गार्डियन है ना, वो अपना ट्रस्ट अब्यूज कर रहा है, या कंटिन्यूड फेलियर टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज ऑफ हिज ट्रस्ट,
या इनकैपेसिटी टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ हिज ट्रस्ट। सर ट्रस्ट यहाँ पे वो कहीं वार्ड को तो नहीं कह रहा? ट्रस्ट वार्ड के साथ ही है ना, कि उसका जो वेलफेयर है वो वेलफेयर नहीं चल रही, ठीक है, उसको ना रोटी मिलती ना खाना मिलता, यही वेलफेयर होती है ना, एजुकेशन दे रहा है उसको, तो वो फॉर इल ट्रीटमेंट और निग्लेक्ट टू मेक प्रॉपर केयर आर ऑफ हिज वार्ड। अब आगे फॉर कॉन्टमिशियस डिसरिगार्ड ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस, मतलब कॉन्टमिशियस कंटेम्प्ट कर रहा है कोर्ट के ऑर्डर को, डिसओबे कर रहा है। फॉर कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस इम्प्लाइंग इन द ओपिनियन ऑफ कोर्ट टू डिफेक्ट द करेक्टर व द अनफिट, तो अगर किसी को सजा हो गई तो कोर्ट कहेगा कि ये अब अनफिट है, इसको रिमूव करो। फॉर हैविंग एन इंटरेस्ट एडवर्स टू द फेथफुल परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी जो उसकी फेथफुल नहीं रहा, अब हैविंग एन इंटरेस्ट, ठीक है। फॉर सीजिंग टू रिजाइड विद इन द लोकल लिमिट ऑफ द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, उस जगह रहना, वो कहीं और रहने लग गया, जहाँ बच्चा रहता है वहाँ है ही नहीं, जहाँ प्रॉपर्टी है वहाँ वो रहता ही नहीं है, तो प्रॉपर्टी ख़राब हो जाएगी, बच्चा भी कहाँ जाएगा, तो ऐसी सूरत में रिमूव कर दिया जाएगा। इन केस ऑफ गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी फॉर बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी, वो खुद ही बैंक्रप्ट, दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, या बाय रीजन ऑफ गार्डियनशिप ऑफ गार्डियन सीजिंग टू बी एबल टू सीज अंडर द लॉ ऑफ विच इज माइनर सब्जेक्ट, माइनर बड़ा हो गया तो ऐसे सीज हो गया, तो फिर ऐसे पिछले गार्डियन को क्या किया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रोवाइडेड फर्दर दैट है appointed by will or other instrument whether has been declared under not shall not be removed, इन सूरतों में रिमूव नहीं किया जा सकता। सर वो जी और एच में, जी और एच वाला, शाबाश, वही। सर अगर एडवर्स इफेक्ट उसका इंटरेस्ट है तो वो जो विल के जरिए अगर उसने किया है, हाँ, तो अनलेस कि वो बंदा ना मर जाए जिसने विल की है, हाँ, तो तब तक आप उसे ये नहीं कह सकते कि दिस पर्सन हैविंग एडवर्स इंटरेस्ट, शाबाश। और अगर वो उससे उसकी एग्जिस्टेंस से इग्नोरेंट है जब वो व्हाइल मेकिंग विल एंड एनी अदर इंस्ट्रूमेंट अपॉइंटिंग गार्डियन, तो भी आप नहीं कह सकते जी, ऐसे ही। जो रेजिडेंस वाला है वो अनलेस के जो है उसको इम्प्रैक्टिसेबल हो जाए कि वो उसको केयर कर सके, शाबाश, बिल्कुल। तो ऐसी सूरत में अगर ये है तो फिर ऐसी सूरत में अगर गार्डियन रिमूव कर दिया जाता है तो वो अपील कर सकता है, ये अपीलेबल ऑर्डर है। और 40 है डिस्चार्ज ऑफ गार्डियन। इफ अ गार्डियन अपॉइंटेड डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट डिजायर टू रिजाइन हिज ऑफिस मे अप्लाई टू द कोर्ट टू बी डिस्चार्ज्ड। और अगर वो सपोज अपनी एप्लीकेशन देता है कि मैं रिजाइन करना चाहता हूं, कोर्ट उसे एक्सेप्ट नहीं करती, तो अपील में जाएगा, तब अपील में जाएगा, क्योंकि दूसरी चीज है तो वो डेथ वगैरह उसमें क्या कौन अपील, वही तो है ही नहीं ना, रिजाइन केस में। और if the court find that there is sufficient reason for application, it shall discharge him, and if the guardian making the application is the collector and the principal government approves to his applying the discharge, the court in case discharge him। लेकिन अगर वो एप्लीकेशन देता है और वो रिफ्यूज कर देती है कोर्ट 40 में, तो वो क्या है, 47 में अपीलेबल है, शाबाश। 43 क्या है, ये है जो एग्जीक्यूशन हम जिसको कहते हैं कि अपील कौन कौन से ऐसे ऑर्डर्स कोर्ट करती है उनको एग्जीक्यूट करवाना है, स्टे दिया हुआ है या वट एवर किसी चीज़ का काम किया हुआ है, तो ये है ऑर्डर फॉर रेगुलेटिंग कॉन्डक्ट आर प्रोसीडिंग ऑफ गार्डियन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ दोज ऑर्डर्स। वो करेगा भी ऑर्डर गार्डियन कोर्ट और फिर वो इसको इन्फोर्स भी करवाएगा, ठीक है। तो ये ऑर्डर्स अब देखें ना, जिस तरह एग्जीक्यूशन है, हम कहते हैं कि एग्जीक्यूशन करवाई जाए, तो एग्जीक्यूशन के लिए तो हम डिक्री के एग्जीक्यूशन फाइल करते हैं, यहाँ पे गार्डियन कोर्ट के पास ही पार है, वो 43 सेक्शन के ज़रिए क्या कर सकता है, अपने ऑर्डर्स को इफेक्ट दे, इन्फोर्स करवा सकता है, ठीक है। जैसे 43 अभी पढ़ लेते हैं, ऑर्डर्स फॉर रेगुलेटिंग कॉन्डक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ गार्डियंस एंड इन्फोर्समेंट ऑफ दोज ऑर्डर्स। द कोर्ट मे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन इंटरेस्टेड आर इट्स ओन मोशन, दोनों सूरतों में make an order regulating the conduct or proceeding of the guardian appointed or declared the court, वो खुद ही उसको रेगुलेट करवा सकती है। where there are more guardian than one of the ward and they are unable to agree upon a question affecting his welfare, वो कहता ये वेलफेयर है, वो कहता ये नहीं है, दोनों लड़ पड़े, and any of them may apply to the court for its discretion and the court may make such order respecting to matter difference in it things fit, जो उनको में डिफरेंस आ रहा था कोर्ट जैसे समझेगी वो उसको क्या करवाएगी, इन्फोर्स करवाएगी।
ठीक है। एक्सेप्ट वेयर इट अपीयर द ऑब्जेक्ट ऑफ द मेकिंग एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 जो हमने पढ़े would be defeated by the delay, the court shall before making the order direct notice of the application therefore or of the intention of the court to make it, and the case may be to given in the case under subsection 1 to the guardian, or in the case under subsection 2 the guardian who has not made the application। मतलब पहले में है कि उसने कोर्ट दोनों की ओपिनियन में डिफरेंस, हाँ वो 2 वाला है, और जहाँ पे कोर्ट खुद समझ रही है एप्लीकेशन नहीं दी तो फिर वो गार्डियन को बुलाएगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है जी। और 4 है इन केस ऑफ डिसोबीडियंस ऑफ एन ऑर्डर, जैसे वो स्टे वाली बात है सेक्शन 1 और सेक्शन 2, द ऑर्डर मे बी इन्फोर्स इन द सेम मैनर एज, ऐसे इन्फोर्स करवाया जाएगा जैसे कि वो इंजंक्शन ग्रांट की गई होती है ऑर्डर 39 रूल 1-2 के तहत एंड द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कोड, एंड इन केस अंडर सबसेक्शन 1 एंड इफ, ये सबसेक्शन 2 वाली बात और 1 वाली बात, और अगर कह रहा है सबसेक्शन 1 वाली बात है एंड इफ द वार्ड वर द प्लेंटिफ एंड द गार्डियन वर द डिफेंडेंट, आर इन केस अंडर सबसेक्शन 2 एज द गार्डियन हु मेड द एप्लीकेशन वर प्लेंटिफ एंड, ये फिर वो ऑर्डर 39 वो कह रहा है कि ये लाइक सीपीसी 2 गार्डियन यहाँ पर है, हाँ लाइक प्लेंटिफ बिहेव करेगा डिफेंडेंट, हाँ बस यही बात और है, इसको परमानेंट इंजेक्शन के तौर पर ही लिया ऐसे कि जैसे उसने स्टे दिया हो, अगर वो उसको स्टेटस को मेंटेन करना है, अगर वो मेंटेन नहीं करता तो ऐसे ही होगा जैसे वो कंटेम्प्ट लग गई उसके खिलाफ, ठीक है। तो और आगे है जी एक्सेप्ट इन द केस सबसेक्शन 2 नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू कलेक्टर, कलेक्टर पे ये अप्लाई 2 वाला तो होगा लेकिन 1 वाला अप्लाई नहीं होगा। तो ऐसी सूरत में 43 के सूरत में भी वो कहता है कॉन्डक्ट ऑफ प्रोसीडिंग आर सेटलिंग अ मैटर इन डिफरेंस बिटवीन ज्वाइंट गार्डियन आर इन्फोर्सिंग द ऑर्डर, ज्वाइंट गार्डियन में कोई डिफरेंस है तो वो एक दूसरा नहीं मानता, या इन्फोर्स करवाने में कोई चक्कर है तो कोई अग्रीव्ड है उससे, तो वो क्या कर सकता है इसकी अपील कर सकता है, ठीक है। और 44 में जो आपने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई बंदा रिमूव करता है गार्डियन को उसकी जुरिस्डिक्शन से, उसको पेनल्टी मिलेगी। हमने पीछे पढ़ा था ना कि रिमूव नहीं करना, ये लिखा हुआ 26, ठीक है। रिमूवल के लिए कह रहा था ना कि रिमूव करो, और वो रिमूव कर देता है, एप्लीकेशन उसकी एक्सेप्ट नहीं होती, वो रिमूव कर देता है, तो और वो कोर्ट आगे रिफ्यूज़ कर दिया लीव भी, तो वो लेके चला गया, अपील उसने की वो भी रिजेक्ट हो गई, लेकिन वो फिर लेके चला गया, तो फिर 45(4) में उसको सज़ा होगी, ठीक है, उस गार्डियन को कि कितनी होगी 6 मंथ तक सज़ा हो सकती है, ठीक है। कितनी हो कहता है if for the purpose with the effect of preventing the court from the exercising the jurisdiction its jurisdiction authority the respect to the ward, a guardian appointed declared by the court remove the ward from the limits of jurisdiction of court in contravention of the provision of section 26, वही मैंने बताया, ठीक है। he shall be liable by order of court to fine not exceeding 1000 rupees or to imprisonment in the civil jail for the term which may extend to 6 months, ठीक है। और 45 है लास्ट, ये कंटेम्प्ट वाली प्योर कंटेमेसी है, वो ऑर्डर को डिसोबे करता है, कंटेम्प्ट वाली बात, तो ऐसी सूरत में वो सेक्शन 12 की ओबे नहीं करता, सेक्शन 25 को ओबे नहीं करता, सेक्शन 34 को ओबे नहीं करता, ठीक है। और इसी तरह सेक्शन 41 को, तो ऐसी तमाम सूरतों में उसको पेनल्टी होगी। क्या द पर्सन गार्डियन रिस्पेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव एज द केस में बी शेल बी लाइबल टू ऑर्डर ऑफ द कोर्ट टू फाइन नॉट एक्सीडिंग 100 रुपीज़ or in case of recurrency or further fine not exceeding 10 rupees for the each day after the first during which the default continues, जितना डिफ़ॉल्ट करता जाएगा हर दिन का 10 रुपये, ठीक है। एंड लेकिन कब तक, एंड नॉट एक्सीडिंग 500 रुपीज़ इन द एग्रीगेट में 500 रुपया फिर बढ़ेगा, एंड टू डिटेंशन इन द सिविल जेल अंटिल द अंडरटेक टू प्रोड्यूस द माइनर, वो 12 वाली बात उसको कहा लेके आओ, ये 25 में सेक्शन वो किया उसको ऑर्डर के भाई इसको लेके आओ, वो नहीं लेके आ रहा, उसको सज़ा दी, सज़ा जब तक उसको नहीं छोड़ेंगे जब तक वो क्या नहीं करेगा, अंडरटेक मैं लेके आता हूँ, ठीक है। आगे
person and produce or compel his return to deliver the statement or exhibition of accounts। वो सेक्शन में आप 34B में पढ़ेंगे ना, 34 में उसको अकाउंट्स को वापस ले, हाँ, मुझसे सारी चीज़ें, उसको कहा भाई सारी चीज़ें दे दो, मुझे सामने लाओ, और वो नहीं लाता, तो ऐसी सूरत में उसको फिर वो कंटेम्प्ट के ज़ुमरे में आएगा। ठीक है, यानी कि वो विलफुली डिसोबे कर रहा है जी, ऐसा ही है। और to compel his return exhibit account or to pay the balance, या वो बैलेंस पे नहीं कर रहा, ठीक है, or to deliver the property or account as the case may be, वो 41 वाली बात। ठीक है, तो ऐसी सूरत में if a person who has been released from detention or giving an undertaking under subsection 1 fail to carry out the undertaking within the time allowed by the court may cause him to arrested and recommitted to the jail, civil jail। ठीक है, उसको ये था 45, और यही इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर सब कुछ। अगर आप ये सेक्शन 47 इनके साथ पढ़ लें, ये सारे साथ पढ़ लें, तो यही पूरा गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है। गार्डियन की डेफिनेशन इसके साथ आपने मैंने पहले बताया 4A पढ़ा है, ठीक है, 4 सबसेक्शन 5 पढ़ा है, ठीक है, पढ़ा है ना, और सेक्शन 4(2) है और 4(3) है। गार्डियन और वार्ड की डेफिनेशन है, ठीक है, माइनर तो 1 में है ना, चलो इसकी भी देख लो, ये सारी देख कर साथ में हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 2 चैप्टर 1, इसके अंदर भी यही सारा कुछ है। तो अगर यही कर लें तो गार्डियन और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। थैंक यू वेरी मच।